नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सारे लोगों का। आज का विषय वस्तु कुछ अलग है। संजीव मुखिया ने तो एक ऐसी पहचान बना दी पूरे देश में, जिसको हम और आप नहीं बल्कि पूरे देश एक टकटकी नजर लगाकर देख रही है। इस लोकतंत्र के अंदर बिना राजनीतिक दल के सहायता से इतनी बड़ी बड़ी कांड नहीं हो सकती है, चाहे वो राजनीतिक दल सत्ता पक्ष के हो या सत्ता विपक्ष के हो। लेकिन कोई ऐसा राजनीतिक दल जरूर है जो संजीव मुखिया को पुरजोर तरीका से साथ दे रही है और पूर्ण रूप से उनकी जीवन को आगे बढ़ाने की मार्ग प्रशस्त करने की प्रणाली दे रही है। आइए बात करते हैं संजीव मुखिया के ऊपर। संजीव मुखिया एक ऐसे शख्स जो देश के अंदर बड़े बड़े पेपर लीक कांड में इनकी नाम आ रही है। सबसे पहले बिहार पुलिस की पेपर जब निकली थी, बिहार पुलिस की एग्जाम हो रही थी, उसके 4 दिन पहले संजीव मुखिया ने पेपर को लीक करा दिया और मोतिहारी जा रही थी जो गाड़ी, उसी गाड़ी से संजीव मुखिया ने लीक करा दिया और उसके साथ साथ बीपीएससी टीआरई 1 टीआरई 2 की भी पेपर इन्होंने लीक कराया है। आर्थिक अपराध इकाई की टीम ने यह भी माना कि बीपीएससी टीआरई 2 की पेपर लीक थी और आरा में खुली है, लेकिन इस बात को इसलिए दबा दिया गया क्योंकि तेजस्वी जी कहते हैं कि रोजगार हमने दिया और नीतीश जी कहते हैं रोजगार हमने दिया। तो सत्ता विपक्ष के जो लोग हैं वो लोग मानने के लिए तैयार नहीं है कि पेपर लीक हुई है। लेकिन इस तरह से देखा जाए तो इस कालखंड के अंदर अपने आप को साबित करने के लिए नेताओं को यह बात उनको बिल्कुल समझ में नहीं आती कि सही को सही और गलत को गलत कहा जाए। लेकिन इस लोकतंत्र में आर्थिक अपराध इकाई को अगर इसका मौका मिलता कि टीआरई 1 टीआरई 2 की जांच हो पुरजोर तरीका से, इसमें न जाने कितने सारे फर्जीवाड़ा हुए हैं और कितने सारे लोग पकड़े जाएंगे। संजीव मुखिया के पीछे जिनकी हाथ है, चाहे वो सत्ता पक्ष के लोग हों या सत्ता विपक्ष के लोग हों, किस राजनीतिक दौर में, इस राजनीतिक दौर में किसकी हाथ है? क्योंकि बिना हाथ का संजीव मुखिया का हाथ इतना बड़ा नहीं हो सकता है। लेकिन इस कालखंड में बहुत सारे लोग इस तरह की न्यूज देख रहे हैं, उनको लग रहा है कि केवल संजीव मुखिया ही इसको लीक कराया है, बल्कि ये तो छोटा मछली है संजीव मुखिया। संजीव मुखिया से ऊपर कौन है? आर्थिक अपराध इकाई की टीम अगर इसके ऊपर चर्चा करती तो आर्थिक अपराध इकाई की टीम को हासिल भी होता। और माननीय मुख्यमंत्री जी से हम कहेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी, इसका निर्णय आप जल्द से जल्द लीजिए। एक तरफ देखा जाए तो आरक्षण देखा जाए तो गजब तरीका से अतुल प्रसाद दिए हैं। टीआरई 2 में तो कहना ही नहीं है। उत्तर प्रदेश के लोगों को अतुल प्रसाद ने न जाने कितने लोगों को टीआरई 2 में भर दिया। 60% लोग उत्तर प्रदेश के हैं, 40% में 20% नियोजित शिक्षक हैं और 20% नए कैंडिडेट हैं। आप आरटीआई निकाल कर देख लो, पूरे बिहार के लोगों को कहते हैं 1 to 5 में अलग निकालो, 6 to 8 में जितनी सब्जेक्ट के है उतनी अलग निकालो, 9 10th में 10 सब्जेक्ट का है। आप आरटीआई निकाल कर देख लो कितने लोग उत्तर प्रदेश के हैं और कितने लोग बिहार का है। 10 सब्जेक्ट का निकालो और 30 सब्जेक्ट है इंटरमीडिएट में, जो कि 80% लोग बाहर के हैं और फर्जी डिग्री खरीदे हैं। इसका भी सत्यापन होने वाली है, लेकिन अभी हुई नहीं है। एक तरफ सरकार बहाली करा दी और बहाली कराने के बाद कहती है कि डोमिसाइल की जांच होगी और सारे सर्टिफिकेशन का जांच होगा। तो पहले जिस समय बहाली हो रहा था, वाटरमार्क किया गया था, उस समय क्या चूड़ी पहने हुए थे सारे अधिकारी? पाठक जी के जितने अधिकारी थे सारे चूड़ी पहने हुए थे क्या? कि आज हर जिला से 300-400 लोग निकल रहे हैं। जो कटअप बढ़ी हुई है, जो लोग डेट ऑफ बर्थ से छटे हुए हैं, उन लोगों की तो नौकरी हो जाती। लेकिन बिहार की इस गंदी राजनीति में, इस कालखंड में, इस लोकतंत्र में न जाने किसकी अभिश्राप लग चुकी है इन छात्रों को, जिसको हम और आप शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते। एक ऐसा विषय वस्तु सामने आ गई है जिसको हम और आप चेतन मन से नहीं देख सकते हैं। एक ऐसी अचेतना अंदर पैदा हो चुकी है, एक ऐसी विकृतियां ऐसे पैदा हो चुकी है कि बिहार में एक अलग ही असमंजस की स्थिति दिख रही है। एक तरफ मास्टर साहब लोग छत पर चढ़ के फोटो खिंचाते हैं, बाथरूम पर चढ़ के फोटो खिंचाते हैं, और उसके नीचे से जो फोटो उनका खींचता है, छत पर वाला के खींच लेगा, बाथरूम पर वाला के खींच लेगा, उसका व्हाट्सएप से 1 मिनट के अंदर पूरे बिहार में प्रसारित हो जाता है कि इंटरनेट चल रही है। जो फोटो खींचा है वो भेजा है ना जी, उसी समय ने भेजा है, तो वो व्हाट्सएप चलती है, इंटरनेट चलता है, लेकिन अटेंडेंस उनकी नहीं बन पाती है। उन मास्टरों को लाइमलाइट में रहने का एक अलग ही जिंदगी है। और आपको मैं एक बात बताने वाला हूं,
2005 में जो शिक्षा मित्र की बहाली हुई थी, उस समय का नियमावली उठाकर देख लीजिए। उस नियमावली के ऊपर एक भी शिक्षकों को राज्यकर्मी बनने का हक नहीं है, क्योंकि उस राज्यकर्मी बनने का हक इसलिए नहीं है क्योंकि उस नियमावली में यह बात नहीं बताई गई थी कि आगे चलकर आपको इस प्रकार के ग्रेड पे करेंगे और आगे चल के आपको राज्यकर्मी बनाएंगे। मैं शिक्षक विरोधी नहीं हूं, उस नियमावली पर बात कर रहा हूं। उस कालखंड के अंदर न जाने कितने सारे लोग 12th पास आउट थे। देश की आजादी के 60-65 साल हो चुकी थी, लगभग 60 साल 65 साल हो चुकी थी। उस समय की सिचुएशन में ऐसा सिचुएशन देखने के लिए मिला। क्या 12th क्लास के और लोग नहीं आते रोजगार करने के लिए, नौकरी करने के लिए? लेकिन उस समय सरकार राज्यकर्मी बनाने का एक नीति नहीं लाई थी। लेकिन आज के दौर में, इस लोकतंत्र की दौर में, वो लोग कहते हैं कि हम एक छत के नीचे पढ़ाते हैं और हमको समान काम का समान वेतन चाहिए। लेकिन जिस नियमावली के ऊपर आप बहाल होकर आए हैं, क्या उस नियमावली में यह बात कही गई है? बहुत ऐसे शिक्षक बिहार के ऐसे हैं, बिहार में सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि 70% ऐसे शिक्षक है जिनको आवेदन लिखने नहीं आता है। 70% ऐसे शिक्षक है जो स्टूडेंट के सामने फ्रीक्वेंटली किसी सब्जेक्ट को, किसी विषय वस्तु को नहीं पढ़ा पाते हैं। सुप्रीम कोर्ट का मानना है सक्षमता परीक्षा देना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि जो शिक्षक एक सर्टिफिकेट पे 22 शिक्षक 23 शिक्षक काम कर रहे थे, उन लोगों को हटाया जाए। सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि बिहार के अंदर जितने सारे शिक्षक प्रणाली में जो ऐरू गैरू आदमी को बहाल कर लिए हैं, मुखिया जी, सरपंच जी, इसके साथ साथ और भी जो लोग थे, उन सारे लोगों के द्वारा जो बहाली कराया गया था, उनको राज्यकर्मी जो आज बनाया जा रहा है, उनकी जो पाठक जी के द्वारा टेस्ट लिया गया और 95% लगभग रिजल्ट आउट किया गया, उनकी OMR सीट चेक होनी चाहिए। उनकी सरकार के द्वारा OMR सीट चेक होनी चाहिए और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा OMR सीट चेक होनी चाहिए। उसी सक्षमता परीक्षा के अंदर कोई आदमी तीर चला रहा था, किसी को कंप्यूटर पकड़ने की बुद्धि नहीं थी। आज के दौर में ACS महोदय के द्वारा कहा गया कि अटेंडेंस बनाइए, तो ऑनलाइन उनको अटेंडेंस बनाने नहीं आ रहा है, लेकिन इसी दौर में वो सक्षमता परीक्षा में 100 नंबर से ऊपर लाए हैं। अरे यार, खाना तो पचती नहीं है, खाना तो पचती ही नहीं है। ऐसा बात सुनकर, ऐसा चीज देखकर सक्षमता परीक्षा में कंप्यूटर पे बैठ के आप लोग 100+ ला दिए, लेकिन आपको अटेंडेंस बनाने नहीं आ रही है। क्या उस बिहार के बच्चों को भविष्य बनाइएगा? सुप्रीम कोर्ट ने केस को डिसमिस कर दिया और आपको सक्षमता परीक्षा देनी होगी, सुप्रीम कोर्ट का मानना है। आगे इस कालखंड में क्या क्या होने वाली है, सरकार जो नियमावली पर आपको बहाली की थी, क्या वो नियमावली के विरुद्ध जाती है या आपको राज्यकर्मी बनाती है? पता नहीं आगे क्या क्या माहौल बनेगा। लेकिन तत्काल जो सुप्रीम कोर्ट का रिजल्ट था, उस रिजल्ट को मैं चर्चा किया और बताया। माननीय राष्ट्रपति महोदय के द्वारा एक कानून बनाया गया पेपर लीक को लेकर। शायद वो बिहार में लागू होगा या नहीं होगा कानून, क्योंकि बिहार के लिए एक अलग ही अपॉर्चुनिटी है। संजीव मुखिया की तरह न जाने कितने लोग ऐसे हैं जो कभी तेजस्वी के निकल जाते हैं, कभी सम्राट चौधरी के निकल जाते हैं। तो पता नहीं, सत्ता पक्ष में कभी निकल जाता है, कभी सत्ता विपक्ष में निकल जाते हैं लोग। वो लोगों के द्वारा क्वेश्चन आउट कराया जाता है और उन गरीब घर के बच्चों को तकलीफ दिया जाता है। एक तो बहाली आती नहीं है, ऊपर से बहाली आती है तो इन लोगों के द्वारा क्वेश्चन आउट करा दिया जाता है। और आज बिहार में एक अलग ही असमंजस की स्थिति बनी हुई है। यह स्थिति केवल हमारी आपकी नहीं, बल्कि उन शिक्षकों की है, उन अधिकारियों की है जिन्होंने गलती करके बिहार के सही बच्चे को रोजगार नहीं दिया। सुप्रीम कोर्ट में जिस दिन पता चलेगी कि आरक्षण में इतनी बड़ी फेरबदल हुई है, 80% तक लोगों को आरक्षण दिया गया है, तो सोचिए आने वाली दौर में क्या होने वाली है। और सुप्रीम कोर्ट आरक्षण के खिलाफ नहीं जा सकती है। और एक तरफ बहुत बड़ी न्यूज ये है कि पूरे बिहार में जितने सारे लोग हैं जो BPSC TRE 3 में बैठ रहे हैं, आरक्षण जो 65% थी उसको रद्द कर दिया है सरकार ने। 65 से 75% तक उसको सरकार ने रद्द कर दिया है। और जो इसी कालखंड के अंदर कुछ नेताओं के द्वारा कहा जा रहा है कि TRE 3 जब तक इस आरक्षण का सॉल्यूशन नहीं निकल जाता है तब तक नहीं लेना चाहिए।
और सारे नेता जो है वो सारे लोग वोट बैंक के लिए चुप है। इसी कालखंड के अंदर दो तीन बातें और आई है। क्या आई है? इस चीज को समझते हैं, इस चीज को जानते हैं। मान लीजिए 75% आरक्षण जब हाईकोर्ट से रद्द हो गया, तो इस टीआरई बहाली में इंप्लीमेंटेशन क्यों किया गया? उस आरक्षण को, इस रोस्टर को रद्द करके जो पुनः पुरातन का रोस्टर था उसको लागू कर दिया जाता, उसको इंप्लीमेंट कर दिया जाता। तो सरकार ने इस बात को नहीं मानी और बीपीएससी टीआरई 3 ले रही है। जिस तरह से टीआरई 1 में इतनी बड़ी बड़ी चेंजेज हुई, क्या टीआरई 3 को भी फंसाना चाहते हो? टीआरई 1 तो इतनी बड़ी चेंजेज करके तो खत्म कर ही दी है लगभग। आज न कल आपके लिए सुप्रीम कोर्ट से न्यूज आएगी, उस न्यूज का इंतजार कीजिए आप लोग और देखिएगा। हमने जो जो बात कहा है वो चीज बिल्कुल सही आया है। हमारी थंबनेल उठाकर देख लीजिए। हमने पहले भी कहा था कि एनआईओएस कैंडिडेट नॉट एप्लीकेबल फॉर द फ्रेश कैंडिडेट। अब नॉट एप्लीकेबल फॉर द फ्रेश कैंडिडेट ये डबल बेंच का ऑर्डर आ चुका है, तो किसी मिनिस्टर में या किसी हैशटैग में इतना ताकत है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसला को बदल दे, सुप्रीम कोर्ट के ऑडिट को चेंज कर दे। ये किसी में पावर नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी के पास भी ये पावर नहीं है, ये पावर माननीय राष्ट्रपति जी के पास है। तो आप अगर सोचिएगा कि हम हैशटैग चलाएं, हम आंदोलन करें, हम ये करें, हम वो करें, कुछ हो जाएगी, हमारी मांग पूरा हो जाएगी, तो बात यहां नेता के हाथों में नहीं है। इस बात को समझिए। जो टाइम आप लोग क्लैप्स कर रहे हैं, इस चीज को समझिए, पहले इस विषय वस्तु को समझिए। जब 31 नंबर पॉइंट में कह दिया कि नॉट एप्लीकेबल फॉर द फ्रेश कैंडिडेट, और 32 नंबर पॉइंट में कहा गया था कि पटना हाईकोर्ट के जजमेंट और त्रिपुरा हाईकोर्ट की जजमेंट टोटली रॉन्ग है, सुप्रीम कोर्ट के डबल बेंच का फैसला है। तो सुप्रीम कोर्ट में कभी भी आप जाइएगा तो ये दोनों मैटर पे ऑलरेडी सुनवाई हो चुकी है। आप किस बात को कहिएगा? एमएचआरडी को कहिएगा या आप किस बात को कहिएगा? एनसीटी को कहिएगा। अरे एनसीटी और एमएचआरडी क्या है? जिस तरह से नीट का परीक्षा ले रहा है एनटीए, उस तरह से एक तरह का क्या है, वो संस्था है। वो संस्था के पास इतनी ताकत नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट की बातों को अवहेलना कर दे। अगर करती है एमएचआरडी या एनसीटी, तो एनसीटी या एमएचआरडी को भी भुगतने के लिए तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो ऑडिक्ट है, जजमेंट है, वो अपने आप में संविधान है। वो उसके खिलाफ कोई नहीं जा सकता है। इस ऑडिक्ट को जानिए और सुप्रीम कोर्ट की ताकत का किसी भी अनुच्छेद में पढ़िए कि क्या क्या उसका रूल्स एंड रेगुलेशंस है। तो एनआईओएस वाले, आपको मैं बार बार कहता हूं कि बुरा नहीं मानिए। सरकार के द्वारा जो कोर्स लाया गया था, जो जजमेंट है, उसी जजमेंट को मैं एक्सप्लेन किया और सही शब्दों में मैं एक्सप्लेन किया। इस एनआईओएस का जजमेंट को एक्सप्लेन जो मैंने किया है, उसको भी आप समझ रहे हैं। कुछ लोगों का द्वारा कहा जा रहा है कि टीआरई 4 का तुरंत आ जाएगी नोटिफिकेशन, तुरंत आ जाएगी नोटिफिकेशन। मैं आज लिख देता हूं आप लोगों को, मैं शुरू से जो जो कहते आया हूं वो चीज हुआ है। जब तक यह आरक्षण की कोटा है ना, 75% से घटाकर पुनः पुरातन टीआरई 2 में जिस तरह से लिया गया था, जिस आरक्षण पर, उस तरह से नहीं किया जाएगा तो एग्जामिनेशन सक्सेसफुल नहीं होगा। चाहे कोई भी राजनीतिक दल इस पे कहे कि हम सुप्रीम कोर्ट जाके लड़ेंगे, हाई कोर्ट जाके लड़ेंगे। अरे आपके पास हाई कोर्ट में भी डबल बेंच था ना, वहां जाते हैं आप। डबल बेंच में सुनवाई नहीं होता तो आप जाते सुप्रीम कोर्ट जाते। फिर तो जब पटना हाई कोर्ट इस बात को नहीं मानती है तो सुप्रीम कोर्ट कैसे मान लेगी? और यही कहेंगे कि अगर समय पे एग्जाम लेना चाहते हैं, अरे वो जो बच्चे एग्जाम देंगे, मान लीजिए कि फिर इस बहाली को भी फंसा दीजिएगा। तो नेताजी लोगों को केवल वोट बैंक से मतलब है और नेताजी लोग जानते हैं कि वोट कैसे लेना है। वो लोग लास्ट का 6 महीना कैसे माहौल बनाएंगे, किस तरह से वोट लेंगे, ये नेताजी को पता है। तो हम और आप जो है उस आरक्षण को जब तक नहीं समझेंगे तब तक एग्जामिनेशन हम लोग, तो ठीक है समय पर आएगा, सरकार एग्जाम लेगी, सरकार दे देगी। हमको लगता है कि सरकार दे देगी, जिस ऑडिक्ट पर एग्जाम लेगी उस ऑडिक्ट पर दे भी देगी। आगे चलकर कौन फंसेगा? आगे चलकर क्या विद्यार्थियों के साथ ये समस्या आएगी कि नहीं आएगी? तो इस तरह की बहुत सारी चेंजेस और बहुत सारी समस्या का समाधान जो है
अगर बिहार सरकार अभी पूरा कर देती तो टीआरई 3 सही से होता और जो बच्चे बहाल होकर जाते वो सही से होते। और एनआईवीएस वाले भाई को तो मैं बता दिया। और कुछ लोगों का कहना है कि एनआईवीएस कैंडिडेट जो है सर कैसे निकलेगा, ये तो टीआरई 1 में भी है, छठा चरण में भी है। तो मैं एक बात बोलने वाला हूं कि उसी समय एक जजमेंट आई थी, गौर से समझिएगा। सरकार ने जो बहाली किया था छठा चरण में, तो वो हाईकोर्ट के जजमेंट पर बहाली किया था। हाईकोर्ट के जिस जजमेंट पर सरकार ने बहाल किया था वो जजमेंट को टोटली रॉन्ग कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। लेकिन एक एमजेसी का केस था पटना हाईकोर्ट में, वो लोग कोई खोले हैं, जिनका केस था वो खोले हैं, करीब ये 2019 या 20 में किया गया था एनआईवीएस को हटाने के लिए। तो उस केस को फिर से ओपन किए, रीओपन किए, क्योंकि एनआईवीएस कैंडिडेट जो छठा चरण में है या टीआरई 1 में है, जब सुप्रीम कोर्ट के ऑडिक्ट ने यह बात कह दिया कि नॉट एप्लीकेबल फॉर द फ्रेश कैंडिडेट, पटना हाई कोर्ट और त्रिपुरा हाई कोर्ट का फैसला टोटली रॉन्ग है। तो आपकी पात्रता है क्या जो आप बहाल होकर गए हो और पाठक ने बहाल कराया है? क्या पाठक सुप्रीम कोर्ट से बड़ा है? क्या पाठक को यह बात पता नहीं थी कि सुप्रीम कोर्ट जब रद्द कर दिया तो आगे उसको खत्म कर देना चाहिए? क्या पाठक को यह बात पता नहीं थी कि जिस समय पटना हाईकोर्ट के द्वारा लड़ाई लड़ी गई थी, उस समय जीत मिली थी, उसी जजमेंट पर बहाल किया गया था? आपके पास तो पात्रता है ही नहीं फ्रेश कैंडिडेट के लिए, क्योंकि एनआईवीएस डीएलएड नॉट एप्लीकेबल फॉर द फ्रेश कैंडिडेट। आप आंदोलन कर लो, आप हैशटैग चला लो, आप प्रधानमंत्री जी से मिल लो, केंद्रीय मंत्री का जो बैठक होता है ना उसमें भी मिल लो, राज्यसभा सांसद से मिल लो, कोई नहीं हटा सकता है, कोई नहीं हटा सकता है सुप्रीम कोर्ट के फैसला को। मैं बता देता हूं, कोई नहीं हटा सकता है। एक छोटी सी एग्जांपल मैं देना चाहता हूं। भारत का राजधानी दिल्ली है और दिल्ली के मुख्यमंत्री सुप्रीम कोर्ट के ऑडिक्ट पे ही 2 महीना से जेल में है। उस दिल्ली की मुख्यमंत्री जो कि भारत का राजधानी दिल्ली है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट का जो ऑडिक्ट है ना, आपके हैशटैग से चेंज नहीं होने वाली है, आपकी आंदोलन से नहीं चेंज होने वाली है। इस चीज को मानो और नोट कर लो, क्योंकि हमको भी पता है सुप्रीम कोर्ट की ताकत। इसलिए मैं बोलने वाला हूं सारे भाइयों को कि बिना मतलब का समय खर्च करना छोड़ दीजिए, बिना मतलब का दिमाग लगाना छोड़ दीजिए। हमने जजमेंट को एक्सप्लेन किया, हमको किसी निजी व्यक्ति से दुश्मनी नहीं है। बीएड वाले हैं, बीएड वाले को कह रही सरकार की ब्रिज कोर्स कराएंगे, लेकिन सरकार को यह बात पता है कि जो लोग ब्रिज कोर्स कराने के लिए कह रहे हैं, क्या एनसीटी के पास कोई ऐसा कोर्स निकाली है क्या? ब्रिज कोर्स या ओवर ब्रिज कोर्स या सीतो ब्रिज कोर्स, कोई कोर्स के निकाली है? जबकि जो 11 अगस्त के दिन जो जजमेंट आई थी, उस जजमेंट में ब्रिज कोर्स की चर्चा नहीं की गई है। बिना मतलब के छठा चरण में बीएड कैंडिडेट को सरकार रखी है और बिना मतलब के 1 to 5 में, 6 to 8 में एनआईवीएस को रखी है, छठा चरण और टीआरई 1 में, क्योंकि आपके पास पात्रता तो है ही नहीं। टीईटी आपका क्या है? टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। एनआईवीएस, उसको सरकार ने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? नॉट एप्लीकेबल फॉर द फ्रेश कैंडिडेट। टोटली रॉन्ग है पटना हाईकोर्ट की जजमेंट और त्रिपुरा हाईकोर्ट की जजमेंट। आप कितना भी हैशटैग लगा लो, कितना भी माथा लगा लो, आज नहीं तो कल जाना है, क्योंकि आपके पास तो पात्रता है ही नहीं। आप केवल 12th क्लास पे हो या ग्रेजुएशन पे हो। पात्रता वाले ना पढ़ाएंगे, शिक्षक बनेंगे। आपको कौन शिक्षक बनाया है? आखिर बिहार सरकार क्यों पोस रही है आपको? चुनाव है, चुनाव है, इसलिए क्यों पोस रही है बताइए? कुछ लोग गाली देंगे कि एनआईवीएस के बारे में सत्यम तुम बोल रहे हो। अरे भाई, हम नहीं बोल रहे हैं, ये सुप्रीम कोर्ट की ऑडिक्ट बोल रही है, उसका एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं। हम तो वो सारी विषय वस्तु को रखें जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा। हम किसी चीज को एक्सप्लेन करके बताएं आपको। और इन लोगों के द्वारा जो पात्रता वाले, जो सक्षमता परीक्षा वाले थे, शिक्षा मित्र वाले जो थे, 30% मास्टर ऐसे हैं जो ऑनेस्टी से पढ़ाते हैं, मेहनत करते हैं।
लेकिन 70% वाला डिग्रियों की ना है। पहले 10th और 12th का डिग्री किन का नाम चेंज कर देता था। उस समय आधार कार्ड नहीं थी। इस लेवल का फर्जीवाड़ा हुआ है, इस लेवल का फर्जीवाड़ा हुआ है। सरकार चेक करे, सरकार चेक करे। आपको तो खुद आए दिन देखे होंगे कि 20 लोग 22 लोग एक सर्टिफिकेट पे जॉब कर रहा है। तो इसको सरकार चेक करे। सरकार क्यों पाल रही है? इनको पालने की जरूरत क्या है? इन सारी न्यूज़ों को आप लोग शायद समझ चुके होंगे। जो लोग नए होंगे चैनल पे, शेयर जरूर कीजिएगा ताकि शिक्षकों के पास भी ये बात पहुंचे कि पटना वाला झूठ नहीं बोलता है। बोला था ना एनआईओएस निकलेगा, निकल गया ना। कितना भी सर लगा लो, कितना भी माथा फोड़ लो, दिस इज नॉट एप्लीकेबल फॉर द फ्रेश कैंडिडेट। इस चीज को सुप्रीम कोर्ट वाला लाइन को चेंज नहीं कर सकते हो। याद होगा अध्ययन मंत्रा वाले सर चलाए थे, रोहित बैजवान सर, एनआईओएस निकल गया। उस समय पूरे देश में भूचाल मची थी और पता तो मुझे उसी समय चल गया था कि निकल चुका है। लेकिन कुछ लोगों के द्वारा कहा गया कि सत्यम तुम क्या कह रहे हो। मैं सारे भाइयों को बता देने वाला हूं कि आप लोग देखते रहो। कुछ लोग दूरबीन लगाकर देखेंगे, कुछ लोग ऐसे ही देख लेंगे। जो जो हम कहे हैं उस बात पर अडिग है। टीआरई 4 का नोटिफिकेशन तब आएगा ना जब टीआरई 3 का रिजल्ट आएगा। समझ रहे हो ना? टीआरई 4 का नोटिफिकेशन तब आएगा ना जब टीआरई 3 का रिजल्ट आएगा। आप भी देखते रहो, इसका स्क्रीन वीडियो ले लेना कि सत्यम ने क्या कहा था। चलो दिल से धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी है तो शेयर जरूर करना। वीडियो थोड़ी बड़ी हो गई है लेकिन शेयर जरूर करना।